नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक सब इंस्पेक्टर की क्या औकात है कि वो पद पर बैठे डीजीपी, कई कई एडीजीपी, कई आईजी, एसपी, एसएसपी और यहां तक कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जांच करे, जिसकी आधिकारिक हैसियत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के कमरे में घुसने तक की नहीं है। वो अगर जांच कर रहा है तो यह न्याय का मजाक उड़ाना नहीं तो क्या है। यह बताता है कि इस मशीन ने किस तरह से पीस कर रख दिया होगा हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार को। लेकिन इस पूरे मामले में उनकी पत्नी एक बहादुर नायिका की तरह उभर कर सामने आई है। अमनीत कौर ने कहा है कि मेरे पति को जान देने पर मजबूर करने वालों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश भी अभी से शुरू हो गई है। उनके नाम आरोपियों में नहीं है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एक को छोड़कर कोई भी आईजी रैंक से नीचे का अफसर नहीं है। लगभग 6 तो एडीजीपी हैं, 5 आईजी, 1 चीफ सेक्रेटरी, कई एसपी, एसएसपी। एफआईआर में लिखा है कि इन लोगों ने अपने एक साथी आईपीएस जो कि खुद आईजी रैंक का अधिकारी था लेकिन दलित समुदाय से आता था, उसे इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि उसे अपनी जान दे देनी पड़ी। भारत के इतिहास में पहली बार राज्य की इतनी बड़ी मशीनरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जरा सोचिए कि देश में जातीय उत्पीड़न की जड़ें कितनी गहरी हैं कि पूरा सिस्टम लग जाता है किसी दलित को रौंदने में, भले ही वो कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो। आप समझ गए होंगे हम हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की बात कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। ये अमनीत पी कुमार है, खुद भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन अब इनकी पहचान, और ये बात मैं शर्मिंदगी के साथ कह रहा हूं, ये बन गई है कि ये पूरन कुमार की पत्नी है। वही पूरन कुमार जिनका सिस्टम ने शिकार किया, मिलकर शिकार किया, अपने पूरे करियर को दांव पर लगाकर अमनीत पी कुमार ने सिस्टम से लोहा लिया है। आसान नहीं होता सर्विस में रहते हुए सरकार के बने बनाए जातिवादी सिस्टम के वर्चस्व को चुनौती देना। जब पूरन कुमार ने अपनी जान दी तब ये जापान के दौरे पर थी और लौटते ही जो पहली बात की वो ये कि मेरे पति का पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक वो तमाम लोग गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे जिन्होंने मेरे पति को जान देने पर मजबूर किया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। नतीजा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भागे भागे अमनीत कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे, 1 घंटे तक बात करते रहे और आधी रात को राज्य के डीजीपी समेत 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108(3)(5) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत नामजद मुकदमा लिखा गया है। लेकिन इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि इनमें से किसी को सजा देने की कोई चाहत नहीं है सिस्टम में। क्यों होगी? वो सिस्टम जो सदियों से दलितों का शिकार करता रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये एफआईआर के साथ तय हो गया है। इन अफसरों के चेहरे देखिए, उनके पद देखिए, उनके रुतबे के बारे में जरा कल्पना करके देखिए, नीचे से ऊपर तक किस तरह से घेर लिया होगा पूरन कुमार को और वो कितने असहाय महसूस कर रहे होंगे। अब जरा जांच के नाम पर होने वाले मजाक को समझिए। मामूली से मामूली सरकारी कर्मचारी पर भी मुकदमा चलाने के लिए ऊपरी इजाजत की जरूरत पड़ती है, तो इस मामले में भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा शुरू होने से पहले सक्षम अधिकारी या सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी। एडीजीपी, आईजी और एसपी, एसएसपी के मामले में सक्षम अधिकारी कौन होगा? डीजीपी, जिसका नाम खुद ही मुकदमे में। एक और पेच समझिए, केस केंद्र शासित चंडीगढ़ में दर्ज किया गया। जिन अफसरों पर आरोप है वो हरियाणा कैडर के। ऐसे में सरकार की ओर से जांच पूरी होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा, मुकदमा चलाने की इजाजत मिलेगी, क्योंकि मुकदमा राज्य के सबसे बड़े अफसरों पर दर्ज हुआ है और उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने का मतलब उन सब को पद से हटाना होगा।
और यह संभव ही नहीं है कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी 6 एडीजीपी 5 आईजी और एसपी एसएसपी को पद से हटा दें। नहीं, संभव तो है, नियत होनी चाहिए और नियत नजर नहीं आती। इस पेचीदगी को देखते हुए समझ में आ रहा है कि वाई पूरन कुमार का केस के संजाम तक पहुंचेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है उसको भी समझ लीजिए। जितने भी अफसरों के नाम एफआईआर में हैं, उनमें से किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया। हमने नियत की बात की, इसीलिए की। अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ के एसएसपी से मिलने का वक्त मांगा ताकि उनसे पूछा जा सके कि इनके नाम आरोपियों के कॉलम में क्यों नहीं है। इस पूरे मामले में अमनीत पी कुमार ने जिस सूझबूझ, संयम और साहस का परिचय दिया है वो सलाम करने के लायक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे हर कीमत पर रफा दफा करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से दलित अधिकारियों के संघ और समाज के लोग इस लड़ाई से जुड़ते चले जा रहे हैं, उसने भाजपा के इरादों पर पानी फेर दिया है। अमनीत कुमार और तमाम संगठनों ने पहली ही मांग की है कि मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत तमाम आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर तो हो गई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपी नहीं बनाया गया। अब समझिए कि किस तरह से लगातार पूरन वाई कुमार को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके सीनियरिटी को नजरअंदाज करके बरसों से उन्हें नॉन कैडर वाली पोस्टिंग दी जा रही थी। उन्हें मार्च 2023 में आईजी होमगार्ड बनाया गया था। पूरन कुमार ने इसके कुछ ही महीने बाद चीफ सेक्रेटरी से इसकी शिकायत की। इसके 9 महीने बाद नवंबर 2023 में पूरन कुमार को कैडर पोस्टिंग दी गई और दी भी गई तो आईजी टेलीकम्युनिकेशन के पद पर। पुलिस महकमे में इसे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पूरन कुमार लगातार अपनी आवाज महकमे के अंदर और सरकार के भीतर उठाते रहे। नतीजा लगभग 1.5 साल बाद अप्रैल 2025 में उन्हें रोहतक रेंज का आईजी बनाया गया। और जैसे ही उन्हें आईजी रोहतक बनाया गया, हरियाणा पुलिस के जातिवादी अफसरों ने, क्रूर और बर्बर अफसरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा 5 महीने बाद ही 29 सितंबर 2025 को उन्हें आईजी पद से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया, सुनारिया। लेकिन पूरन कुमार को सबक सिखाने की मंशा रखने वाले ये अफसर यहीं नहीं रुके। उन्हें बेइज्जत करने के लिए एक दारू कारोबारी की शिकायत पर रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में एक जूनियर अफसर से एफआईआर दर्ज कराई। कहने को इस एफआईआर में पूरन कुमार के गार्ड सुशील को नामजद किया गया, लेकिन असल मंशा पूरन कुमार को फंसाने की थी। इसी वजह से एफआईआर में 9 बार पूरन कुमार का, आईजी रोहतक का और आईजी ऑफिस का जिक्र किया गया। दूसरी बात, पुलिस मैनुअल के मुताबिक अगर एडीजीपी लेवल के किसी भी अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच डीजी लेवल का अधिकारी ही कर सकता है। कोई सब इंस्पेक्टर नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर नहीं कर सकता, थानेदार नहीं कर सकता। लेकिन पूरन कुमार के मामले में इसे ताक पर रख दिया गया। इसको लेकर पूरन कुमार लगातार अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। नतीजा, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो 5 दिन की छुट्टी पर चले गए। 8 अक्टूबर को उन्हें वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले 7 अक्टूबर को ही उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। यह है संविधान लागू होने के 76 साल बाद स्वतंत्र भारत में एक दलित की वास्तविक स्थिति। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीफ जस्टिस है या कोई मजदूर, आईएएस आईपीएस है या कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, बहुत बड़ा धन्ना सेठ है या फिर कोई मामूली दुकानदार। और ये हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है, विडंबना है कि दलितों, पिछड़ों के वोट से लोकतंत्र में ताकतवर बने बैठे मठाधीशों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अमनीत पी कुमार जैसी कोई महिला अगर सिस्टम के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है तो लगता है लड़ने वाले लोग अभी खत्म नहीं हुए हैं। अमनीत पी कुमार को सलाम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।